नमस्कार, मैं अनुष्का पांडे और आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर रेवाड़ी से है, जहां रेवाड़ी में जीआरपी को बड़ी सफलता मिली है, जहां चलती ट्रेन में चोरी करने वाले 2 शरारती चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने यात्रियों के सोने के बाद 2 लाखों रुपए गहने और कैश से भरी बैग चोरी कर ली। जी आपको बता दें, सीसीटीवी और मुखबिर की सूचना के आधार पर दोनों की आय को दबोच लिया गया। पुलिस ने चोरी का मामला खरीदने वाले सुनार को भी गिरफ्तार कर लिया है। अभी हमारे जीआरपी रेवाड़ी पुलिस ने एक बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है। अभी कुछ 4-5 दिन पहले ही एक ट्रेन जो हमारी राजस्थान से और दिल्ली की तरफ आ रही थी, तो उसमें एक महिला नोखा से बैठी थी और उनको दिल्ली जाना था और एसी सेकंड क्लास में वो ट्रैवल कर रही थी और वो शादी में कहीं जा रही थी। तो उनके साथ गहने और कैश और बहुत सारे सामान थे, लगभग 61 लाख की वो वैल्यू का में उनके ऑर्नामेंट्स और वो सब चीज़ें थी जो चोरी हो गए थे। तो जैसे पुलिस के पास उन्होंने जाके जहां उतरी वहां से 0 FIR दर्ज करवाई दिल्ली में, और दिल्ली से जब 0 FIR आई रेवाड़ी थाने में तो इन्होंने जांच की और बड़ी मुस्तैदी से इन्होंने कार्रवाई करते हुए पहले 2 लोगों को पकड़ा जो अगली वारदात के लिए रेवाड़ी स्टेशन पे ही आए हुए थे। तो उनमें से एक है, उसका नाम है रमेश त्यागी, और दूसरा जो है वो है प्रिंस पाल। तो जब पूछताछ हुई तो रमेश त्यागी के खिलाफ तो 4-5 मुकदमे हैं पहले, परंतु ये प्रिंसिपाल है, इसके खिलाफ 21 मुकदमे पहले हैं। और जब आप पूछताछ हुई तो ये 22वें मुकदमे में इन्वॉल्व मिला है यहाँ, और एक और फिर उसने वारदात बताई है यहीं पे उसी ट्रेन में उसी दिन एक और पर्स चोरी किया था जिसमें लगभग 1.5 लाख रुपए का सामान था। तो 1.5 लाख में से तो लगभग अभी 45-48% मतलब वो रिकवरी अभी हुई है 45 से 48 हज़ार की। परंतु जो दूसरा मुकदमा जिसमें ज़्यादा बड़ी चोरी हो गई थी उसमें आधे से ज़्यादा अभी तक करीब जो है रिकवरी कर ली गई है। और जो पिछली से इसकी वारदात हैं वो सारी गाजियाबाद, मेरठ, अम्बाड़ा उस एरिया में ज़्यादा एक्टिव था। चलता यहाँ भी था, पर ये कह रहा है जी हम यहाँ आए तो खाली गए, कभी दाव बैठा नहीं। 2-3 दफ़ा पहले खाली जा चुके, कुछ नहीं मिला था। तो ये अच्छी उपलब्धि है। फिर जो इसमें जो लड़का है प्रिंसिपाल, इसने जो माल जो दे रखा था वो एक जो गोल्ड स्मिथ है, एक सुनार है मेरठ में, उसको दिया हुआ था। तो उनको भी इन्होंने कल फिर अरेस्ट किया है और बरामदगी का प्रयास उनसे किया जा रहा है, जो जल्दी करेंगे। किस तरह की इन दोनों की पृष्ठभूमि थी, किस तरह ये वारदात को अंजाम देते थे? असल में क्या है, पृष्ठभूमि तो ये है कि ये जो लड़का ना सब्जी का काम करता था पहले, जो प्रिंसिपाल है, प्रिंसिपाल सब्जी बेचता था रेडी पे रख के, और इसके किसी बंदे ने पहले शुरू में इसको मोबाइल चोरी का मोबाइल बेच दिया। इसने 3,000 रुपये में लिया और 7,000 रुपये में बेच दिया। तो इसने देखा तो एकदम 4,000 रुपये बच गए, रोज 100-200-400 रुपये कमाता हूँ। इसने वो मोबाइल लेके उससे बेचना शुरू कर दिए। जब 5-6 मोबाइल बिक चुके तो ये पकड़ा गया, तो ये अरेस्ट हो गया। इसमें वो 6 मुकदमे इसके लगे शुरू के, पहले वो मोबाइल के रिकवरी के। फिर इसने जब निकल के आया बाहर जमानत हो के बाद, तो इसने शुरू किया कि अब मैं ही शुरू कर देता हूँ। इसने चोरियाँ शुरू कर दी। तो पहले के 8-10 मुकदमे मेरठ के इसके जीआरपी के ही है, सारे रेल में ही करता है वारदात, वो भी सारे मोबाइल चोरी के ही है। अब ये फिर 1-2 बार छोटे ऑर्नामेंट्स की ये बता रहा है। बड़ी चोरी यही हुई है अब की बार, जो इसको बड़ी जो कैच हुई है, बड़ा जो माल मिला है इसको, वो अब की बार ही मिला था। और वो फॉर्चुनेटली ये तुरंत पकड़े गए। महिला रहने वाली दिल्ली की है जी। क्या नाम? जिसका महिला का नाम सरिता राठी, दिल्ली में रहते हैं। इनका फैमिली बैकग्राउंड, जो इसका फादर तो प्रिंसिपाल का फादर तो करता है मजदूरी, जो कि इसकी उम्र खुद की 29 साल है। फादर अभी मजदूरी करता है, और ये भाई हैं, 3 भाई हैं ये। बाकी भाई भी वो अपना कोई छोटा भाई पढ़ाई कर रहा है और बड़ा भाई भी मजदूरी करता है, और क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है परिवार की मतलब। और जो ये रमेश त्यागी है, ये पहले फैक्ट्री में वेल्डिंग का काम करता था, 10-15 साल किया भी है इसने। फिर इसने इन दोनों की मुलाकात हुई है, तो इसने ये काम शुरू करा। दोनों ने पहले सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन से अम्बाड़ा की तरफ जाते टाइम इनकी मुलाकात हुई ट्रेन में, और फिर ये भी इसी काम में लग गया। इसकी वाइफ जो है रमेश पाल की उम्र अच्छी हो रही है, इसकी 54 साल एज है,
इसका एक बेटा है वो भी जॉब करता है किसी फाइनेंस कंपनी में, इसकी बेटी है वो किसी मॉल में जॉब करती है, जो इसकी वाइफ है किसी स्कूल में पानी वानी पिलाने का पीएन का काम करती है, वही दिल्ली में ही रहते हैं। रहने वाला ये बागपत का है, रहता है अभी फिलहाल दिल्ली में। महिला के साथ जिस तरह की वारदात रेवाड़ी हुई है, स्टेशन से ये कैसे वारदात को अंजाम दिया? जिस तरह से ये शादी में जा रही थी, किस तरह? एक्चुअली में क्या है, ये ट्रेन में घूमते रहते हैं और रात को करते हैं ज्यादातर। इन्हें देखा कि जब कोई बंदा फोन चार्जिंग पर लगा के रखा हुआ है तो चार्जिंग का उठाएंगे, रजिस्ट नहीं करेंगे। अगर जागता मिल गए सब लोग तो ये नहीं करेंगे। यमुनानगर के हथनी कुंड बैरेज में निर्माण कार्यों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। जी आपको बता दें, डायाफ्राम वॉल में जंग लगा सरिया इस्तेमाल करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। 145 करोड़ की लागत से हो रहा ये प्रोजेक्ट अब विवादों में है। वहीं अधिकारियों का दावा है कि काम नियमों के अनुसार किए जाएंगे। माल जो बन रही है हथनी कुंड बैराज की सुरक्षा को लेकर, उसका काम कहाँ तक पहुँचा और किस तरह की दिक्कत आ रही इस काम में? नमस्कार, मैं एक्शन विजयगर इरिगेशन डिपार्टमेंट। जो हथनी कुंड बैराज पे जो डायफ्राम का काम है वो 70% करीब ख़त्म हो चुका है और हम उसे समय अनुसार कंप्लीट करके पूरा कर देंगे। इसमें सर जिस तरीके से रिपोर्टिंग हुई वहाँ पर जो उसका मेन स्ट्रक्चर था उसके ऊपर जो भी सरिया है उस पर जंग लग गई है और कितना काम हो गया है, कितना रह रहा, और काम एक ताकि सुदृढ़ और मजबूत पुल बने, उसको लेकर क्या करना चाहते हैं सर? जो स्टील केजेस की बात है, जो सरिये की बात है, उसके अंदर ये है कि हमें जो स्टील केजेस हैं वो एडवांस में थोड़े प्रिपेयर करने पड़ते हैं, क्योंकि जो हमारा डायफ्राम वॉल का जो डेप्थ है वो 16 मीटर की जो डेप्थ है, तो जैसे ही हमारा केज तैयार हो, जैसे ही हमारा जो डेप्थ हम अचीव कर लेते हैं हमारे बोर की 16 मीटर डेप्थ की, तो फिर वो हमें केज साथ ही उसमें डालना पड़ता है, नहीं तो फिर हमारा जो बोर है वो कोलैप्स होने का डर रहता है। तो इसलिए हमें थोड़ी जो केज प्रिपरेशन है वो एडवांस करनी पड़ती है, और जो बाकी मापदंड है जो मान लो स्टील के रिगार्डिंग है और सारे हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसे साथ के साथ रिमूव कर दिया जाता है। नहीं सर, इसमें जैसे जंग था कुछ सोल्यूशन ऐसा तो नहीं कहते, जब जंग लग जाता है लोहे को तो जो है जर्जर हालत में हो जाता है, वो कैसे बचाएंगे, क्या करें? इसमें जो स्टील की कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है जी, मैं आपको बता भी दूंगा, वो स्टील की कंजम्पशन ज़्यादा है। तो जो स्टील है वो कॉन्टीन्यूस साइट पे आ रहा है और कॉन्टीन्यूस यूज़ हो रहा है। तो जो जर्जर वाली हालत है कि भी मान लो जर्जर स्टील है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस जो स्टील कॉन्टीन्यूस यूज़ हो रहा है और कॉन्टीन्यूस लगातार ही उसके केज बन रहे हैं, लगातार वो बोर के अंदर जा रहा है। तो जर्जर वाली बात तो ये जो साइट पे है वो नहीं पाई जाती। अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसको साथ के साथ ठीक करवा दिया जाता है। इसमें सर कितने % तो काम हो चुका है? ऐसा भी कहा जा चुका है जो कॉन्ट्रैक्ट उस पर प्रॉपर मशीनरी नहीं है या काम प्रॉपर टाइम पे कर नहीं पाएगा, क्योंकि आने वाला समय की बात करें 30 जून बारिशों का भी समय हो जाता है, उससे पहले बाढ़ राहत के कार्य भी करने होते हैं, तो क्या अपडेट है सर? इसको मैंने जैसा कि बताया कि 70% कार्य हम इसको पूरा करवा चुके हैं और समय रहते मई के महीने में इस कार्य को हम पूर्ण करवा देंगे। और जैसे आपने अगर बाढ़ के राहत के कार्यों का जिक्र करा, तो बाढ़ के राहत इस वक्त हमारे जो जिले में इस बार हैं वो 36 कार्य करवाने हैं, तो उसमें से सभी के टेंडर्स हो चुके हैं जी, और सभी को समय रहते पूर्ण करवा दिया जाए। इसमें सर जो हथनी कुंड बैराज की बात करें तो कितनी मजबूती मानते हैं, इससे डायाफ्राम बनने से कितना फ़ायदा मिलने वाला है? जो ये हथनी कुंड बैराज का जो है, ये सारा हम CWC जो न्यू दिल्ली सेंट्रल वाटर कमीशन न्यू दिल्ली, उनकी देखरेख के अंदर ही सारा कार्य करवाया जाता है, और उन्हीं के गाइडलाइंस जो हमें दी जाती है उन्हीं की ड्राइंग अनुसार ये सारा हम कार्य करवाया जाता है, तो उनसे हम मार्गदर्शन लेके हम इसके ऊपर कार्य करते रहते हैं। इसमें सर जैसे कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, कुछ कोई इंजीनियर या कोई ना कोई अधिकारी भी मौजूद रहता है ताकि काम प्रॉपर हो रहा है, कहीं गड़बड़ी तो नहीं, मॉनिटरिंग रहता है? नहीं, हम इसके ऊपर पूरे सारे जो स्पेसिफिकेशन है और नॉर्म्स हैं
वो सारे फॉलो किए जाते हैं। बाकायदा एसडीओज़ की ड्यूटी, जेईज़ की चार जेईज़ लगा रखे हैं हमने वहाँ पे। जो एजेंसीज़ हैं, एजेंसीज़ की तरफ से भी टेक्निकल स्टाफ वहाँ पे जो मशीनरी के लिए है वो भी उपलब्ध रहता है। तो जो नियम शर्तें हैं उसके हिसाब से कार्य करवाया जाए। सर, क्वालिटी इंश्योरेंस को लेकर हरियाणा की जनता को क्या आप बताना चाहेंगे कि इस तरह की मजबूती रहने वाली है? क्वालिटी का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। जो सारे मैं जैसे कि बताया कि जैसे सारे जो मापदंड है, हमारे वहाँ पे लैब भी है, क्वालिटी टेस्टिंग की जो लैब है वो लैब भी है। उसके अंदर भी हमने टेस्टिंग हमारी चलती रहती है और थर्ड पार्टी जो टेस्टिंग है वो भी हम करवाते रहते हैं। तो क्वालिटी के लिए हिसाब से जो एज पर नॉर्म्स है वो। शिमला में मित्तल इंटरनेशनल स्कूल का विवाद गहरा गया है। जी आपको बता दें, मनीषा सरस्वती मित्तल के फर्जी दस्तावेजों और अवैध गवर्निंग बॉडी के आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई गंभीर खुलासे मामले आए हैं और मामले कई नए मोड़ ले रहे हैं। उसके साथ ही विवाद बढ़ता जा रहा है। गुड आफ्टरनून। आप सभी का यहाँ पर आने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप ये प्रेस नोट एक बार आप ले लें, जिससे आप लोग अगर आपको कोई क्वेश्चन या कुछ भी आप पूछना चाहेंगे तो आप उस बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं मनीषा सरस्वती मित्तल, सरस्वती पैराडाइज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के प्रांगण से आप सभी लोगों का अपने विषय पर, जो कि कई सालों से ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि भाई बहन का झगड़ा है, बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, रुकावट आ रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, स्कूल ठीक से नहीं चल पा रहा, उस बात को लेकर आपका ध्यान जो है अपने बात के ऊपर केंद्रित करना चाहती हूँ। मैं अपनी बात को सत्यापित करते हुए कहना चाहती हूँ कि मैं मनीषा सरस्वती मित्तल, जो इस स्कूल को चलाने के लिए जो एक सोसाइटी गठित की जाती है जिसका नाम है पैरामाउंट पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल सोसाइटी, उस सोसाइटी का गठन हुआ था 2005 में। 15 अगस्त 2007 से मैं इस स्कूल की गवर्निंग सोसाइटी की एक उप प्रधान के रूप में कार्यरत रही हूँ। मेरे माता पिता जी का देहांत किसी पर्सनल कारणों की वजह से, मैं पूरी बात यहाँ आपको अगर आप पूछेंगे तो मैं बताना भी चाहूँगी, बट उनका हो गया था, जिसके बाद में मैंने उनकी वैकेंट स्पेस को भरने के हिसाब से नई गवर्निंग बॉडी, नए मेंबर्स को विद ड्यू रिस्पेक्ट मैंने अप्लाई किया। बट उस टाइम पे क्या हुआ, एडीएम प्रोटोकॉल सर ने ये कहा कि एक ही गवर्निंग बॉडी की दो सोसाइटीज कैसे, मतलब कैसे आपने गवर्निंग बॉडीज दो कैसे बना दी। तो वहां पर आकर हमारा डिस्प्यूट रेज हो गया कि कैसे हुआ ये सब। उन्होंने एसडीएम रूरल सर को बोला कि इस सोसाइटी की जांच करो, इसमें क्या दिक्कत परेशानियां चल रही हैं, क्या दिक्कत है, ऐसा क्यों हो रहा है कि दो गवर्निंग बॉडी हमारे सामने आ रही है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो जब एसडीएम सर ने इसमें इंक्वायरी करी, जिसकी जांच रिपोर्ट आई हमारे सामने 2 मार्च 2022 को। अगर आपको जांच रिपोर्ट की कॉपी चाहिए तो मैं वो आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ, जिसमें स्पष्ट किया गया कि हिमांक मित्तल ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर जाली दस्तावेज, डुप्लीकेट प्रोसीडिंग, मैं अभी आपको वो भी दिखाना चाहूंगी किस तरह से जाली कागजों को इन्होंने सबके सामने रखा। अगर आप देखेंगे, ये हमारी सोसाइटी की ओरिजिनल मिनट बुक है, जिसको बार बार छुपाया जा रहा है। लोगों के सामने ये कहा जा रहा है कि ये नहीं है, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं, ये हमारी ओरिजिनल प्रोसीडिंग बुक है, जो कि 6/8/2005 में जब हमारे पास में सोसाइटी आई थी हिमुडा से, उसके बाद में हमने इसको रेगुलेट करना स्टार्ट हुआ था, जो कि आगे तक हमारी कार्यरत रही है। बट इस दौरान इन्होंने क्या किया, जब जैसे ही ये इंक्वायरी रिपोर्ट हमारे सामने आई, इंक्वायरी रिपोर्ट के सामने आते ही हिमांक मित्तल ने डुप्लीकेसी के साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स उस इंक्वायरी रिपोर्ट में शामिल कर दिए। He is interfering in all those. सर बस क्या कह सकते हैं, शायद दुनिया का दस्तूर कहें या जितना चलता आ रहा है, भाई भाई का ही दुश्मन है।
बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है। क्या चाह रहे हैं, वो क्यों फाइट को आगे बढ़ा रहे हैं? सर अब थोड़ी सी बातें मैं वैसे भी करूं कि वो इसलिए चाहते हैं कि ही इज द पर्सन आई एम, मैं हूं, सिंपल। हाँ जी सर। सर मैंने बहुत बार कोशिश की, जब एसएचओ सर मैंने आपको बोला जनवरी 26 में आए थे मेरे पास में, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, उस टाइम भी मैंने बोला कि एसएचओ सर बोले कि हम उसको बुलाते हैं, बात करो। मैंने कहा सर आई एम रेडी। जितने पीटीए के मेंबर्स आए या जितने लोग मतलब जो हैं, जो हमारी मतलब कंसर्न रखते हैं, सब ने ये कोशिश की कि आप रेडी हो। मैंने कहा सर आई एम रेडी, बट वो बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो जानता है अगर मैं झूठ बोल रही हूँ कुछ हूँ तो मैं एविडेंस के साथ में, वो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके सामने पेश नहीं होती। बार बार ये बातें भाई बहन, आई एम टोटली इन साइड, मुझे नहीं मतलब है, आप एडमिनिस्ट्रेटर लगाओ, मैं भी वहाँ नहीं हूँ, वो भी वहाँ नहीं है। जो भी इन्वेस्टिगेशंस होंगी दैट विल बिकम अ क्लियर आउट। अभी तो वो जो सोसाइटी के जैसे अकाउंट्स फंड्स होते हैं तो वहाँ से सैलरी जा रही है, जब ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज का स्टे भी लगा उस टाइम पे। भिवानी में इनेलो नेता डॉक्टर वासुदेव शर्मा ने अनाज मंडी का दौरा किया। जी आपको बता दें, उन्होंने सरकार की नीतियों को किसान विरोधी बताते हुए जमकर निशाना साधा। बारिश के खराब फसलों पर मुआवजे की मांग उठाई गई और इनेलो कार्यकर्ताओं मंडियों में किसानों को सहयोग के लिए केंद्र में खोला गया। आज हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि मंडियों में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और किसानों की समस्याओं के बारे में बताओ। आज हम अपनी पार्टी के जिला अध्यक्ष और सारे सीनियर साथी हम सब मंडी में आए हैं और किसानों से बात कर रहे हैं, व्यापारियों से बात कर रहे हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं जो सामने आ रही हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य भी है कि किसी प्रकार की भी सरकार ज्यादती ना करके किसान को परेशान करती है तो हम उनके सहयोग के लिए, उनकी सहायता के लिए तत्पर तैयार हैं। तो ऐसे में जो खराब फसल भी हुई है बारिश से, मुआवजा किस तरह से मांग करती है इनेलो किसानों को? पार्टी ने पहले भी मांग की है, अब मौके की गिरदावरी की जाए तो पता चले कि किसान के साथ क्या हुआ है। फसलें चौपट हो गई, गेहूँ की फसल बिल्कुल हार्वेस्टिंग पे थी, वो इस ओलावृष्टि ने, इस तूफान ने बिल्कुल चौपट कर दी। भारी नुकसान है किसान को, जो 6 महीने तक इंतजार कर रहा था कि मेरी फसल पकेगी और मुझे घर में मुझे कुछ पैसा आएगा। लेकिन सभी दुखी, हम सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम प्रति एकड़ 50,000 रुपये किसान को मुआवजा दे। मंडी में हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का डॉक्टर वासुदेव जी शर्मा पूर्व मंत्री के नेतृत्व में हम यहाँ आए हैं और हमारे पार्टी सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का ये आदेश था कि हर मंडी के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई जाए और वहाँ किसान सेवा केंद्र खोला जाए। जो भी किसान भाई फसल लेके आते हैं या और कोई समस्या होती है उसका समाधान किया जाए। तो जो भी किसान भाई, फिलहाल तो क्योंकि सरसों की ज़्यादा आवागमन है और सरसों तो वैसे भी प्राइवेट जो अपने ये मिल वाले हैं वो लोग खरीद रहे हैं, उनमें इतनी कोई ज़्यादा समस्या अभी नहीं आई है। अब जैसे ही गेहूं की फसल आएगी तब वो किसानों को जो समस्या आएगी, भाई ट्रैक्टरों के नंबर के बारे में, अंगूठा लगाने के बारे में, किसी और किस प्रकार की कई जो सीमाएं इन्हें बढ़ाई हैं, उनका जो कोई भी हमारी पार्टी ने आदेश दिया है कि जो भी समस्या किसानों को आए तो उनका आप साथ चाल करके पार्टी जो इनके अधिकारी हैं उनको कह सुन कर उसका समाधान करवाए। अगर कोई अधिकारी नहीं मानता है तो उसका हमें पार्टी हेडक्वार्टर पर उनका नाम और पता सब पद दिया जाए ताकि ऊपर से हम कोई उनकी कार्रवाई करें। आज हम मंडी में डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी के अध्यक्षता में हमने मंडी का दौरा किया और हमें ऊपर से हमारे सुप्रीमो ने जो आदेश दिए हैं कि भाई हमने हर मंडी के अंदर अपना केंद्र खोलना है और किसानों की समस्याएं सुननी है। और किसान बहुत ही परेशान है, तो उसका जो भी है हम जो भी उसके लिए कर सकते हैं उनकी सहायता के लिए वो कर रहे हैं।
बागनवाड़ा, हल्का तोशाम अध्यक्ष इनेलो पार्टी। हमारा यहाँ आज पार्टी सुप्रीमो ने जो आदेश करे थे, जैसे कि मंडियों में दौरा करो और किसान को कोई भी समस्या हो उसका समाधान तुरंत वहाँ के सरकारी कर्मचारी से मिलके, ऑफिसर से मिलके उसका समाधान निकलवा जाए। उसके लिए आज भी इकट्ठे होकर दोबारा से यहाँ इस मंडी के दौरे पर आए थे और यहाँ किसानों को जो समस्या है उसको समस्या को दूर करने के लिए हमारी पार्टी के जो मुख्य कार्यकर्ता है वो यहाँ हमेशा वो खड़े मिलेंगे। और हमने ऐसी एक केंद्र जैसे तोशाम मंडी के अंदर भी हमारे वहाँ मंडी में खोल रखा है। मैं कृष्ण मिता थड़, हल्का अध्यक्ष बुवानी खेड़ा इनेलो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला ने हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी लगाई थी आप लोग मंडियों में जाना और किसानों को जो भी समस्या आ रही है उनको नोट करके उनकी समस्या का हल करवाना। अब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुली है। मैं खुद एक किसान हूँ, मेरी भी 35 एकड़ में गेहूं की फसल खड़ी है और सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे बुवानी खेड़ा हल्का में हुआ था। पहले जो धान की फसल थी बारिश की वजह से वो बर्बाद हुई, उसके बाद आप देखिए बुवानी खेड़ा के जाटुलवारी गांव को। खबर इंदिरा गांधी से है। जी हां, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का 29वां दीक्षांत समारोह 7 अप्रैल को आयोजित किया गया। इस दौरान देश भर के लाखों छात्रों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण 32 क्षेत्र केंद्रों पर किया जाएगा। उसके साथ ही मुख्यालय में समारोह दिल्ली में आयोजित होगा, जिसमें कई गुणमान्य अतिथि शामिल होंगे। अपना 39वां दीक्षांत समारोह 7 अप्रैल 2026 को मना रहा है। इस समारोह में दिसंबर टर्म एंड एग्जाम 2024 और टर्म एंड एग्जाम जून 2025 के सभी पास आउट स्टूडेंट्स को डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो हैं अवार्ड किए जाएंगे। इसमें कुल 3,24,835 स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल पाए गए हैं इस कन्वोकेशन के लिए। उनको डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो हैं वो अवार्ड किए जाएंगे। इसका दीक्षांत समारोह का मुख्य जो कार्यक्रम है वो इग्नो हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली रहेगा, जहां पर एज चीफ गेस्ट भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन जी चीफ गेस्ट के तौर पर रहेंगे वहां पर, और गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर श्री तरनजीत सिंह संधू दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल भी वहां पर मौजूद रहेंगे। क्षेत्रीय केंद्र शिमला का जो दीक्षांत समारोह है वो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंजीनियर भवन निगम विहार शिमला 2 के सभागार में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर कुल स्टूडेंट्स जो एलिजिबल पाए गए हैं इस कन्वोकेशन के लिए हिमाचल प्रदेश से 13,167 स्टूडेंट्स एलिजिबल पाए गए हैं, जिनमें से 1,510 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन की है कन्वोकेशन के लिए और 176 स्टूडेंट्स ने कन्वोकेशन अटेंड करने के लिए अपनी सहमति दी है। क्षेत्रीय केंद्र के स्तर पर जो हमारा दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर माननीय कुलपति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रोफेसर महावीर सिंह जी एज गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे, जो हमारे स्टूडेंट्स को पास आउट स्टूडेंट्स को डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे। जून 2026 के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं और एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भरे जाएंगे, जिसका लिंक इग्नू की वेबसाइट पर अवेलेबल है और इसकी लास्ट डेट जो है 10 अप्रैल 2026 विदाउट लेट फीस यूनिवर्सिटी ने निश्चित की है। साथ ही साथ जो असाइनमेंट सबमिशन की डेट है उसको भी यूनिवर्सिटी ने एक्सटेंड किया है इस एग्जाम के लिए, वो 30 अप्रैल 2026 तक एक्सटेंड की है। जो स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट्स अपने अध्ययन केंद्र पर या फिर रीजनल सेंटर शिमला ने स्टूडेंट्स की फैसिलिटी के लिए जो है वो ऑनलाइन
लिंक भी प्रोवाइड किया है, इग्नू की वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स जिस माध्यम से भी चाहें अपनी असाइनमेंट्स या तो अध्ययन केंद्र पर जमा करवा सकते हैं या फिर ऑनलाइन मोड से वो उस पर जो लिंक दिया है उस पर अपलोड कर सकते हैं। लाहौल स्पीति में अटल टनल के आसपास अचानक मौसम बदल गया। जी आपको बता दें, बर्फबारी के चलते सड़कें फिसलन भरी हो गई। उसके साथ ही सुरक्षा के महंज केवल 4x4 वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी। प्रशासन ने यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। कांगड़ा भूकंप की 121वीं वर्षगांठ पर जागरूकता रैली निकल गई। जी आपको बता दें, 1905 में आए विनाशकारी भूकंप को याद दिया गया। इसके साथ ही अधिकारियों ने आपदा प्रबंधन को लेकर लोगों में जागरूकता किया। रैली के जरिए लोगों को सतर्क रहने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम हो रहा है, आप कहाँ से आए हो बताओ। मेरा नाम आरती है और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल संजौली की छात्रा हूँ। जिस तरीके से हम ये रैलिंग प्राकृतिक आपदा पर निकाल रहे हैं, जैसे कि 4 हमारा 1911 को कांगड़ा में एक अर्थक्वेक आया था जिससे वहाँ पे बहुत से लोगों की जान चली गई थी, क्या बोलते हैं, भूमि का नुकसान हुआ था। उसी पर हम उस दिन को याद करके ये रैली निकाल रहे हैं। किस तरह का संदेश जो है लोगों को दिया जा रहा है, क्या करना चाहिए इस तरह की आपदा है, किस तरह से जो बचा जा सकता है? जैसे ये हमारा हिमाचल है, वो हमारा हिमालय एरिया में आता है और यहाँ पे बहुत सारे नुकसान होते हैं बरसातों में, जैसे कि भूस्खलन हो जाते हैं, भूकंप आते हैं। उसी चीज़ को हम क्या बोलते कम करने के लिए और लोगों की जानों को कम क्या बोलते बचाने के लिए हम ये निकाल रहे हैं रैली। क्यों निकाल रहे हैं रैली? आज क्या हुआ था कि हमने याद किया था दिनों को, क्या बोलते 1911 में कांगड़ा को क्या बोलते हुआ आया था, 1905 में हमारा भूकंप आया था, उसी दिन को याद करके अवेयर कर रहे हैं हम लोगों को। क्या करना चाहिए जब इस तरह की आपदा आती है और किस तरह से बचाव होता है? अगर इस तरह की आपदा को टालना है तो हमें क्या कुछ करना चाहिए, एनवायरनमेंट को किस तरह से रखना चाहिए? हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। ऐसी चीज़ें हमें करनी चाहिए ताकि हम प्राकृतिक आपदा से बच सके। थैंक यू। पीहू, आज क्या कर रहे हो आप और क्यों कर रहे हो? सर, आज हिमाचल में मॉक ड्रिल होती है क्योंकि हिमाचल डिस्ट्रिक्ट के कांगड़ा में अर्थक्वेक आया था। ये हमारे जोनल 5 में आता है और जिसमें हम सबको अवेयर करते हैं अगर भूकंप आ गया तो आपको कैसे उससे बचना है। और सर यही होता है, और अगर किसी को मतलब कुछ हो जाए तो कैसे आपने उसको हैंडल करना है, किस उसमें अगर वो है तो आपको क्या करना है उसमें, और क्या करना चाहिए जब भूकंप आता है तो? सर पहले हमको, अगर आपके पास में कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप अपना सर ढक सकते हैं, पहले आपको उससे ढकना है और आपको किसी ऐसी सेफ जगह में जाना है, खुले उसमें, कि जहाँ आपको कोई मतलब ना गिर पाए। कुछ चीज़ जैसे पेड़ जैसे हो गए, इससे आपको बहुत इंजरी हो सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें हेड इंजरी होती है, अगर आपको वो लगी तो कोई किसी की डेथ भी हो सकती है। और सर यानी ये कुछ करना चाहिए तब जब भूकंप आए, अगर ऐसा करना चाहिए। और क्या एनवायरनमेंट को किस तरह से सेफ रखना चाहिए? एनवायरनमेंट को हमको ऐसे सेफ रखना चाहिए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। और जो पेड़ होते हैं वो हमको ऑक्सीजन देते हैं, अगर पेड़ नहीं रहे तो हम भी मर जाएंगे, जिस वजह से अगर हमको ऑक्सीजन नहीं मिली। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आजकल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पेड़ काट रहे हैं, और जो पेड़ होते हैं वो मतलब इन्वायरमेंट के जैसे एयर है उसको प्योरीफाई भी करते हैं ऑक्सीजन की वजह से, इसलिए हमको पेड़ नहीं काटने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लगाने भी चाहिए। कौन सा संदेश आप दे रहे हो, क्या आपने पेंटिंग में बनाया है, कौन से स्कूल से हो? गुड मॉर्निंग, मेरा नाम समृति ठाकुर है और मैं GGSSS लक्कर बाजार से आई हूँ। तो आज हमारी रैली थी डिज़ास्टर के ऊपर, तो मैंने अर्थक्वेक के ऊपर पेंटिंग बनाई है जिसपे कि मैंने बताया कि
जैसे अगर हम चलती गाड़ी में हो तो हमें उसे रोक देना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि हमें कोई इंजरी तो नहीं आई है। हमें ड्रॉप कवर होल्ड सिखाया जाता है कि जब भी कोई भूकंप आए तो हमें क्या बोलते हैं हमें किसी चीज़ के नीचे अपने सिर को ढकना चाहिए ताकि हमारा सिर बच सके। और हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से, पेड़ से और इलेक्ट्रिक वायर्स जहाँ पे हो हमें दूर रहना चाहिए। और जैसे कि कोई अनाउंसमेंट हो रही हो कि कोई सेफ़ जगह पे आ जाओ, उस पर हमें अटेंशन पे करनी चाहिए। और जैसे हमारे घर में भारी भारी चीज़ें होती है, वस्तुएं होती है, उनसे भी दूर रहना चाहिए। थैंक यू। नाहन में एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी है। युवतियों को गंभीर बीमारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। इसके साथ ही सैकड़ों युवतियों को पंजीकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अफवाहों से दूर रहने के लिए अपील की है। सर, जैसा कि आपको मालूम है कि क्रमबद्ध तरीके से पूरे हिमाचल में ये एचपीवी का वैक्सीनेशन सेशन हो रहा है। पहले ये 3 प्लान किए गए थे। अभी एक 29 मार्च को हुआ था, फिर 5 अप्रैल को और फिर 12 अप्रैल को। बट अब क्योंकि छुट्टी के दिन इतने बच्चे नहीं आए थे तो हमने फिर अब ये 4 अप्रैल को कि आज बच्चों के स्कूल्स भी खुले हैं और बसें भी चलती हैं, तो आज देखते हैं कितने बच्चे आते हैं। अभी तक लगभग 16 बच्चे, हमारे 8 यहाँ पे और 8 ददाहू में 16 बच्चों का वैक्सीनेशन हो चुका है। और इसमें ये है कि जो एचपीवी वैक्सीनेशन है, हम बार बार ये बता रहे हैं कि ये सर्वाइकल कैंसर से और भी कई अन्य प्रकार के कैंसर से बच्चों को बचाती है। 159 देशों में ये वैक्सीन ऑलरेडी लग चुकी है। मतलब 50 करोड़ लोगों को समझो आप, ये वैक्सीन वर्ल्ड में लग चुकी है और उन सब के बच्चे भी हुए हैं और वो कभी भी किसी महिला ने कोई ऐसी शिकायत नहीं कही। और जो भी हमारे यहाँ जो मीडिया में, सोशल मीडिया में जो वैक्सीन के अगेंस्ट वीडियोस आप भी देख रहे होंगे सर्कुलेट हो रही हैं, तो वो जो सर्कुलेट करने वाले नॉर्मली क्वैक्स हैं जिनका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है, तो कृपया आप इन भ्रांतियों में ना जाएं। ऐसे ही हमारी जो एचपीवी वैक्सीन है ये बिल्कुल सेफ है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अब इसको पास किया जाता है, वैक्सीन के ट्रायल्स किए जाते हैं पहले। अभी तक ये 14 से 15 साल प्लस 3 मंथ्स के बच्चों को लगाई जा रही है। तो कृपया सभी लोगों से अनुरोध है कि अपने बच्चियों को सामने लाएं और सुरक्षित बनाएं। जान है तो जहान है, इधर उधर की बातों में ना पड़े। फिर भी किसी को कोई डाउट है, किसी के प्रश्न है, तो वो डायरेक्टली वहाँ के पर्टिकुलर जगह के मेडिकल ऑफिसर से या मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो हमने लिस्ट बनाई है 1253 जो स्कूल के बच्चे हैं, 1253 हैं इस एज में 14 से 15 साल में। बट जो आसपास के, जैसे आज भी एक नेपाल की बच्ची हमारे पास आई है, तो उनको भी हम उनको भी ये वैक्सीनेशन करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज़।